हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 यानी कार्यपत्रक संख्या 9 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम संविधान के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। हम बात करने वाले हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये हम समझेंगे। साथ ही साथ हम सरकार के अंगों की बात करने वाले हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, ये भी हम आज की वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 9 यानी कार्यपत्रक संख्या 9 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको आप नागरिक शास्त्र भी कह सकते हो और सिविक्स भी बोलते हो, वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण हैं वो पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक है 23 अक्टूबर 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय शासन पद्धति की, जो संविधान की एक प्रमुख विशेषता। हमने संसदीय शासन पद्धति को अपनाया संविधान के अनुसार। हमारे देश में सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। सभी नागरिकों को, आप भी देश के नागरिक हो, आपको वोट डालने का अधिकार है? नहीं है। क्यों नहीं है फिर? इसका कारण यह है कि 3 शर्तें जो पूरी करते हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। पहली शर्त है वो भारत के निवासी होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरी, वह पागल, दिवालिया या गंभीर किस्म का अपराधी नहीं होना चाहिए। जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है उसको वोट डालने का अधिकार है। अब आपकी उम्र क्योंकि 18 वर्ष नहीं है, तो इसलिए आपको वोट डालने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए जो मताधिकार है उसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है, एडल्ट। यानी कि जब आप एडल्ट हो जाओगे, वयस्क हो जाओगे, 18 वर्ष से अधिक उम्र हो जाएगी, तब आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा है, उनको लगा था कि भारतीय लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। साथ ही साथ उनको लगता था कि जब सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, कि सरकार को कौन चुनेंगे? आम जनता चुनेगी, तो देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा है। अब अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो जाति, धर्म या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव है वो है ही नहीं। कुछ हद तक कहीं पर अगर रहा है तो आने वाले कुछ वर्षों में ये बिल्कुल समाप्त होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते लिखते हैं, शिक्षा का प्रसार होता है, हम लॉजिकल हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। तो ये इसीलिए सब लोगों को एक समान वोट डालने का अधिकार दिया गया। इसको हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार देना। इसको क्या बोलते हैं हम? सार्वभौमिक मताधिकार। देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार देना सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। अब इस मताधिकार से क्या करते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, जनता सीधे तौर पर सरकार नहीं चला सकती। अब सारे लोग हैं, कहाँ बैठेंगे? सबकी राय भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं हम? प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने एमएलए चुना विधानसभा के लिए, राज्य दिल्ली के लिए हमने चुना, ऐसे ही देश के लिए हम एमपी चुनते हैं, जो संसद में जाते हैं। और ये जो हमने प्रतिनिधि चुने, ये प्रतिनिधि फिर हमारी जगह पर शासन चलाते हैं। जैसे हम क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, या फिर आपके घर के डिसीजन आपके दादू या दादी जी लेते हैं ना, तो वो क्या हो गए? आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। क्या है? अप्रत्यक्ष। यानी कि है तो जनता का शासन, लेकिन हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले रहे, हमने अपनी जगह प्रतिनिधियों को चुना है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि जो संसदीय शासन पद्धति होती है वो जनता की ही शासन पद्धति होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि ही सरकार को चलाते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि शक्तियों का बंटवारा। कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान के अनुसार सरकार के या राज्य के या देश के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका है, इसको हम देश के लिए विधायिका को संसद कहते हैं, और जो राज्य के लिए होती है उसको हम बोलते हैं विधानसभा। अब विधायिका, इसका प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, यानी कानूनों का निर्माण करते हैं, बिलों पर चर्चा की जाती है, बिल भी पास किए जाते हैं। कार्यपालिका होती है, इसमें शामिल होते हैं जो हमारे मंत्री है, आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर है वो इसी में आते हैं। इनका कार्य होता है कानूनों को और नीतियों को लागू करना और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ओके। तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा अंग न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना,
या विवादों का निपटारा करना, साथ ही साथ ये कानून की सही व्याख्या भी करते हैं अगर कहीं पर विवाद हो तो ये 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का न्याय प्रदान करना। ये प्रमुख कार्य हो गए, हालांकि और भी बहुत से कार्य होते हैं। साथ ही साथ हमने संविधान में एक ऐसा प्रावधान भी किया कि ये जो सभी अंग है ये एक दूसरे के ऊपर अधिकार ना जमाए, इसलिए इनकी शक्तियां एक दूसरे से अलग दी गई। जैसे कार्यपालिका की शक्तियां अलग है, न्यायपालिका की अलग है, विधायिका की अलग है। इसे हम बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन बंटवारे के आधार पर एक चीज़ का ध्यान भी रखा कि एक दूसरे के ऊपर अंकुश भी लगा के रखें, ताकि कोई भी जो संस्था है वो गलत कार्य ना कर पाए। जैसे कि विधायिका अगर कानून का निर्माण करती है और अगर न्यायपालिका को लगता है कि वो सही नहीं है तो उसको रद्द किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ऐसे ही कार्यपालिका जो है वो अगर कुछ गलत कार्य करती है तो न्यायपालिका उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। ऐसे ही अगर न्यायपालिका में कुछ गलत होता है तो विधायिका उनको हटा सकती है 2/3 बहुमत के साथ, यानी कि 66% अगर खिलाफ वोट जाएंगे तो किसी भी जज को हटाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से संतुलन बना करके रखा गया कि तीनों की शक्तियां अलग दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर संतुलन भी बनाया गया ताकि कोई भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर पाए। तो ये हमारे देश की जो संविधान है उसकी 2 विशेषताएं, पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। एक्टिविटी दी गई है, पहला जो हमारा टास्क है, हमें यहाँ पर कॉलम क और ख दिया गया है, हमें क को ख से मिलाना है। अब यहाँ पे भारत में पहला दिया गया वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो ये है 18 वर्ष। दूसरा जनता द्वारा चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रतिनिधि। तीसरा आज़ादी के लिए संघर्ष क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। कानून बनाने वाली संस्था कौन है, कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका। कानूनों को लागू करने वाली संस्था है कार्यपालिका। और कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था क्या है, वो है न्यायपालिका। तो मुझे लगता है कि आपको पहले से ये सब कुछ पता था, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, बेहद आसान से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार देना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन पद्धति, जो संसदीय शासन पद्धति है वो जनता के शासन की पद्धति है। कैसे कि ये जनता का ही शासन है, कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों यानी सांसद को चुनती है और प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। इस प्रकार ये जनता का ही शासन हुआ है, क्योंकि हमने अपनी जगह जिनको चुना वही सरकार चला रहे हैं, तो इसको हम जनता का ही शासन कहेंगे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, राज्य के यानी कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से, इनका क्या महत्व है। तो राज्य या सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, इसका प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका, इसका प्रमुख कार्य है कानूनों और नीतियों को लागू करना। न्यायपालिका, इसका प्रमुख कार्य है न्याय प्रदान करना और विवादों को निपटाना। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि शक्ति का बंटवारा क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का। संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग निर्धारित की गई है, फिक्स की गई है। इसे हम शक्तियों का बंटवारा भी कह सकते हैं और सत्ता की साझेदारी भी कह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।